होगी तो इन वर्गों का भला नहीं हो सकता और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज संविधान की ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जब भारत का संविधान बना उस समय देश के हालात क्या थे? आर्थिक हालात उस समय ये थे कि हम घरेलू सकल उत्पाद का जीडीपी केवल 2.7 लाख करोड़ यानी 794 रुपए प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति आय 63 पैसे प्रतिदिन थी, 230 रुपए प्रति वर्ष। कृषि उत्पादन, जापान में चावल का उत्पादन 748 किलो प्रति हेक्टेयर था, भारत में मात्र 110 किलो प्रति हेक्टेयर था। खाद्यान्न संकट था और गंभीर खाद्यान्न संकट मद्रास में चक्रवात ने और बढ़ा दिया था। उस हालात में जब हमें पूरे विश्व में कहीं से कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उस समय शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू थी, जहां जमींदारी, रैयतवारी, मालवारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो श्रमिकों का और किसानों का संसाधन और उत्पादन पे दोनों पर अधिकार नहीं छोड़ती थी। ऐसी 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था मूल्यह्रास अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन में बहुत सारे कारकों का उपयोग उत्पादन व्यवस्था को कमजोर बनाता था और हालात ये थे, उद्योग स्थापित नहीं होते। 1947 में भारत की विकास दर मात्र 1% सालाना थी। सीमित जीवन की संभावनाएं देश के अंदर थी। कुल मृत्यु दर प्रति 18 प्रति हजार थी और शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। न्यूनतम श्रम मूल्य था। मान्यवर, मैं ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूं और देश का विभाजन हो रहा था, चारों तरफ नफरत का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी अहिंसा की बात, प्रेम की बात और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करने का काम संविधान सभा में हो रहा था। ये बातें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 70 साल में हमने क्या किया। मैं आप जो यहाँ खड़े हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि हम देश को यहाँ लेकर के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी कि देश के अंदर इतने संसाधनों का विकास हुआ। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि बार बार कहा जाता है कि उनका योगदान क्या था। ये उनका योगदान था, ये उनका ही ब्लूप्रिंट था कि हमने देश के अंदर हरित क्रांति लाए। देश के अंदर हमने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। नहरें बनाई, बागड़ा नागल डैम बनाया, वो तमाम चीजें सिंचाई की व्यवस्था थी और ये उस हालात में थी जबकि हमारी आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर थी। मान्यवर, इस संविधान को जब बनाया गया तो संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उनकी दृष्टि में केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नैतिक प्रतिज्ञा है जो में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत से जोड़ती है। आज इस पवित्र ग्रंथ के संरक्षक के रूप में हमें अपने इन आदर्शों के प्रति अपने संकल्प को दोहराना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी अंतिम भाषण के अंदर जब उन्होंने इसको प्रस्तुत करते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी का अनुशासन ही का परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए इस सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता के पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं। हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर, 2 मिनट। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्तियां छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने, हमारे माननीय नहीं
अभी बैठो, सुनो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ, आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, प्लीज तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमें डराने के लिए होगा। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन तमाम आवाजों को चुप करने के लिए होगा। ये संविधान के इस पावन मौके पर जब हम संविधान के पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इस संविधान की चर्चा में कहना चाहता हूं कि संविधान, मान्यवर माइक बंद हो गया, एक मिनट कंक्लूड, एक मिनट करो, बात करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम संविधान को अगर अंगीकार करने की बात कर रहे हैं, हम देश के अंदर अगर संविधान के रक्षक के रूप में ये पूरा का पूरा सदन क्रॉस द पार्टीज खड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने, क्योंकि मुझे हमारे आपसे इजाजत चाहता हूं माननीय, धन्यवाद। थैंक यू। प्रिया सरोज, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।